कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 8 अक्टूबर से समेकित मत्स्य पालन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण की है योजना। धान में तनाछेदक कीट के रोकथाम के लिए करें मोनोक्रोटोफास दवा का उपयोग और चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा 372। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से समेकित मत्स्य पालन पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। यह प्रशिक्षण डोरंडा स्थित मत्स्य निदेशालय के प्रशिक्षण भवन में आयोजित किया जाएगा, जो 8 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें झारखंड के सभी जिलों के मछली पालक भाग ले सकते हैं। सभी जिलों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित है। बीते दिनों केजीवीके के अध्यक्ष वीके झंवर ने केजीवीके द्वारा चलाई जा रही कृषि कार्यों को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागवानी और वानिकी को बढ़ावा देने के लिए इन्हें आय के साधन के तौर पर अपनाने की जरूरत है। आम, जामुन, करंज, नीम, कटहल और शरीफा जैसे उपयोगी वृक्षों से होने वाली आय और फायदों का आकलन कर ग्रामीणों को इससे अवगत कराया जाए। उन्होंने कृषि के प्रचार प्रसार में मास्टर किसान एवं रूरल सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए गांव-गांव में समस्या समाधान समूह के गठन पर भी जोर दिया। अभी धान फसल में तनाछेदक कीट लगे तो मोनोक्रोटोफास दवा का उपयोग करें। इसके अलावा पत्तियों पर नाव के आकार जैसा धब्बा दिखे तो बैवेस्टिन दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी जो धान का समय है उसमें जो कीट के अधिकतम प्रकोप होते हैं वो तना छेदक के रूप में होते हैं और डेट हर्ट भी बन सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि उसमें मोनोसील एक दवा आती है जिसमें जहर मोनोक्रोटोफास होता है, तो उसकी 1 लीटर पानी में 1.5 ml दवा को मिला के छिड़काव करें और इसको आप 15-15 दिनों पर फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी जो आने वाले जो बीमारियां हैं उसमें हो सकता है कि आपको धान के पत्ती पे नाव के आकार का जो धब्बा दिखाई पड़े, तो उसमें आप बैवेस्टिन एक दवा आती है जो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला के पौधे पर छिड़काव करें और ये छिड़काव 15-15 दिनों के अंतराल पर आप दोबारा कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप में आपको फायदा होगा। किसान भाई, आप अगर रबी दलहनी फसलों में चना की खेती करना चाहते हैं तो मध्य अक्टूबर से बुआई का काम शुरू कर दें। चना के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा 372, KWR 108 या KPG 59 नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। चना के उन्नत प्रभेदों में पूसा 372 130 से 135 दिन में तैयार हो जाता है। ये विलम्ब से की जाने वाली बुआई के लिए उपयुक्त है और इसकी उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। समय से बुआई के लिए KWR 108 लगाएं। ये 130 दिन में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देता है, जबकि KPG 59 130 से 135 दिन में 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देता है। जो किसान कतारों में धान लगाए हैं या श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार निकालने के लिए जिन कृषि उपकरणों का उपयोग करना फायदेमंद होगा, उस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, अगर आपने धान की खेती कतार में की हो या फिर श्री विधि से खेती की हो, तो अभी खरपतवार का निकलने का समय है। इसको ध्यान में रखते हुए आप कोनो वीडर या जापानीज पैडी वीडर का प्रयोग करें, ताकि जो हमारा खरपतवार निकालने में खर्च है वो कम से कम हो सके और हमारा जो लागत है वो घट सके।
आज हम आपकी मुलाकात सफल महिला किसान निर्मला देवी से करवा रहे हैं, जो जामताड़ा के निज गजरी गांव की निवासी हैं। मैं जब से धार्मिक कंपोस्ट को तैयार करने लगा तो उसके बाद खेती में सब फसल में दे रहा हूँ, तो अभी कीड़ा मकोड़ा में कम नष्ट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। जब से कृषि से जुड़े हैं उसके बाद कोई चीज़ का मेरा तकलीफ नहीं होता है। बाल बच्चे को ठीक से पढ़ा लिखा कर पाते हूँ। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2650 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4000 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 6300 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 5700 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1600 रुपए से 1700 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। दोस्तों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबर। आगे हम आपको और जानकारी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सबों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, स्वागत तो हम इनका कर चुके, लेकिन अब जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ, तो अब देखिए क्या है कि कुछ समय के बाद अभी धान बढ़वार पे है। जब वो पक्का तैयार हो जाएगा वो कटेगा, तो खेत खाली होने के बाद या कई खेत अभी खाली होंगे, तो रबी का मौसम हमको लगता है कि बहुत करीब आ चुका है। बिल्कुल, मतलब आज हम रबी फसल की बात रबी फसल की बात करेंगे। तो जब हम रबी फसलों की बुआई करेंगे और उसकी जब खेती करेंगे तो उसमें एक बहुत अहम काम होता है खाद का इस्तेमाल करना, उर्वरकों का इस्तेमाल करना। तो हम किन उर्वरकों का चयन करें और कितनी मात्रा में दें, उसका संतुलन उपयोग हो रबी फसलों में हमारे उर्वरकों का। तो कैसे हम संतुलित खादों का उपयोग करें और कितनी मात्रा में दें, और ये संतुलित खाद का उपयोग करने से क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, इन सब बातों पर हमको लगता है कि आज हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत जी के पास। किसान भाइयों, रबी फसल लगाने के लिए समय आ गया है। इस पर रबी फसल लगाने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बातों पर ध्यान देना पड़ता है
और साथ ही साथ रबी फसल में संतुलित उर्वरकों की भी बात की जाए तो बिल्कुल ही सही ढंग से और संतुलित मात्रा में उर्वरक दिया जाए, तभी उर्वरक की बचत भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फसल लगाने से मुनाफा भी होगा। जी हाँ, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र दुमका के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर श्रीकांत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रबी फसलों में संतुलित खाद का व्यवहार, तो रबी फसल में जो कि सब्जी प्रायः रबी फसल में गेहूँ, चना ये सब सारा चीज़ आ जाता है, तो इसमें संतुलित खाद हमारे किसान भाई कैसे इसको डिसाइड कर सकें? किसान भाइयों को मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए बहुत सारे कारक हैं, जिसमें कि आपको स्वस्थ मिट्टी का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप मिट्टी स्वस्थ न होगा और संतुलित अगर उसमें तत्व मौजूद नहीं होंगे तो वैसी अवस्था में फसल के बढ़वार और फसल का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई को अपने मिट्टी को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है और इसके लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। अब संतुलित उर्वरक जब हम बात करते हैं तो उसमें ना केवल रासायनिक खाद बल्कि कार्बनिक खाद, जैविक खाद सबका उल्लेख होना जरूरी है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि लगातार रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ह्रास नष्ट होती है। उसका कारण मुख्य होता है कि जब वो रासायनिक खाद जब मिट्टी में जाता है तो वो उस जल के साथ मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ माने हीट गर्मी उत्पन्न होती है और वो गर्मी मिट्टी में उपस्थित जो हमारे मित्र कीट हैं जैसे केंचुआ वगैरह उसको नष्ट कर देते हैं। तो केंचुआ जो हमारे मिट्टी का सबसे उपयुक्त एक मित्र है जो कि खरपतवार को खाकर या कृषि के डंठलों को मतलब खाकर उसको खाद में परिवर्तित करते रहता है और उसके कारण हमारा माने फसल में भी अच्छा माने उसमें उत्पादन होता है। तो अब चूंकि हमारे पास रबी के मौसम में प्राय ऐसा होता है कि जल की कमी होती है, खासकर झारखंड में मिट्टी में नमी की बेहद कमी हो जाती है। तो वैसे अवस्था में अब किसान भाई को यह ध्यान देना है कि हम कैसे उर्वरक का प्रयोग करें और कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि रबी के मौसम में फसल के अनुसार उसकी सुरक्षा माना उसमें खाद का उपयोग करना चाहिए। अब फसल को भी विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि दलहनी फसल, तेलहनी फसल, सब्जी वाले फसल और उसके बाद फल वृक्ष की फसल। तो जो दलहनी फसल है उसमें रबी के मौसम में नाइट्रोजन का उपयोग माने कम करने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें फास्फोरस का उपयोग अधिक होता है। तो वैसे अवस्था में जो नाइट्रोजन की अगर मात्रा 2 भाग है तो फास्फोरस की मात्रा 4 भाग होनी चाहिए और पोटासियम की मात्रा 1 भाग होनी चाहिए। तो यह दलहनी फसलों के लिए संतुलन का काम करता है। किंतु गैर दलहनी फसलों में जैसे खाद्यान्न फसलों में अगर हम बात करें कि गेहूं की फसल हुई या रबी में मक्का का जो अगर किसान भाई अगर उपयोग कर रहे हैं तो वैसे अवस्था में सिंचाई की उपलब्धता और पानी की माने मात्रा को देखते हुए खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो कार्बनिक खाद जो आपने कहा और जैविक खाद, इसका प्रयोग से कितना हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा? जी, कार्बनिक खाद और जैविक खाद इसके प्रयोग से किसान को लंबे अवधि तक उनकी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और जब खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो नाइट्रोजन जो प्रमुख पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता भी बढ़ती है। ऐसे स्थिति में किसान भाई को अधिक से अधिक कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। मसलन गोबर के सड़े हुए खाद, कंपोस्ट खाद, है ना, हरी खाद, नीम का खाद या सरसों की खल्ली, करंज की खल्ली या कोई भी तिलहनी फसलों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ खल्ली का उपयोग अधिक से अधिक किसान भाई को अपने खेत में करना चाहिए। ये प्रमुख कार्बनिक खाद है। इसके अतिरिक्त जो जैविक खाद हैं, किसान भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी में नहीं कर इसका उपयोग बीज में किया जाता है। जैसे कि प्रमुख जैविक खादों में राइजोबियम एक प्रमुख जैविक खाद है। इसके अलावा पीएसबी, एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर, ये सब जो है जैविक खाद के श्रेणी में आते हैं और इसका उपयोग जो बीज में उपचार करके किया जाता है, जिसको हम लोग बीज संशोधन कहते हैं।
इन खादों को गुण के साथ मिलाकर, ठंडी अवस्था में गुण के साथ मिलाकर और उसमें बीज को मिलाकर उसको छाया में सुखा लेते हैं और तब इसका हम उपयोग माने खेतों पे करते हैं। और इस अवस्था में ये देखा गया है कि जब हम जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, वैसे अवस्था में रासायनिक खादों के में करीब 10-15% रासायनिक खाद की बचत होती है। और ना केवल रासायनिक खाद की बचत होती है, बल्कि 10 से 15% जो उपज भी में बढ़ोतरी पाया गया है। यह अनुसंधान से ऐसा पता लगा है। डॉक्टर साहब, अगर तिलहनी फसल की बात की जाए तो उसमें कौन सा उर्वरक डाला जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलहनी फसल का उत्पादन हो और तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ सके? कि तिलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम के अतिरिक्त एक अन्य पोषक तत्व है जिसका नाम है सल्फर। सल्फर के प्रयोग से दानों में तेल की मात्रा में बढ़ोतरी पाई गई है। इसीलिए आजकल वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के आधार पर किसान को कहते हैं कि अगर आप 4 भाग नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं तो 2 भाग फास्फोरस, 1 भाग पोटासियम और 1 भाग आप सल्फर का प्रयोग करें। और सल्फर के खाद के रूप में बाजार में एक प्रमुख खाद है जिसका नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, जिसमें 16% सल्फर की मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त एक सल्फेक्स नाम का एक खाद आजकल आ गया है जिसमें कि करीब 25 से 26% उसमें सल्फर रहता है। तो सल्फर का प्रयोग 2 रूप से किया जाता है, या तो बुआई के समय आप SSP के रूप में दे दें, या अगर आपका माने पौधा बढ़वार की अवस्था में है तो सल्फर का फुलियर स्प्रे भी किया जाता है, यानी कि स्प्रे भी किया जाता है और ये बाजार में उपलब्ध है। इसलिए कि जो किसान भाई अगर तिलहनी फसल का अगर खेती कर रहे हैं तो उनको अवश्य यह ध्यान देना चाहिए कि अन्य खाद के अतिरिक्त सल्फर खाद का उपयोग अवश्य करें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी फसलों में संतुलित आहार के महत्व के बारे में और इसके फायदे के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाकई ये श्रीकांत सिंह जी ने जो जानकारी दी कि रबी फसलों में संतुलित खाद का प्रयोग अगर हमारे किसान भाई बहन करें तो उससे कितनी अच्छी फसल उनकी हो सकती है। एकदम बिल्कुल सही बात। और बात ऐसा है ना कितकी भाजी कि इस जानकारी के बाद हम एक और जानकारी के पास ले चलेंगे अपने किसान भाई बहनों को। पानी से संबंधित जानकारी है, तो आइए देखते हैं ये संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी को जोहार। जोहार जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की खेती में कृषि यंत्र के प्रयोग का। अगर आप कृषि यंत्र से धान की खेती करते हैं तो आप कम समय में अच्छी उपज ले सकते हैं और समय भी इसमें बहुत कम लगेगा, समय की बचत होगी। जो समय की बचत होगी तो किसान भाइयों आप जानते हैं समय कम लगेगा, मजदूरी कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है, हाँ तो जाहिर सी बात है कि लागत में हमारी कमी आएगी और यही हमारा लाभ है। क्या कुमार जी? जी बिल्कुल। तो आइए अब आगे आप बताएं। अपने विशेषज्ञ के पास लिए चलते हैं और आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव कुमार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे धान फसल में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्र एवं उसकी उपयोगिता के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर